जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल संतोष राज मौजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन यानी कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा फिर समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की ओर शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम खंड अ क्या कहते हैं, खंड अ में क्या रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव करा लेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, या जिसका एग्जाम अभी तक सोशल साइंस का नहीं हुआ वो लिख कर जाइएगा, अंदर में छाप कर चलाइएगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला देखिए, क्वेश्चन 2 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 27 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 52 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन 77 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का बी ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 79 का सी हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए और मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का ए हो जाएगा। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का डी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का डी आंसर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ए आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का सी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का बी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 63 तक करा दिए हैं, आगे अब देखते हैं। 14 हो जाएगा बी, 39 हो जाएगा सी, 64 हो जाएगा सी, 15 हो जाएगा ए, 40 हो जाएगा ए, 65 हो जाएगा सी, 16 हो जाएगा बी, 41 हो जाएगा एक, 66 हो जाएगा बी, 66 16, अब 17 हो जाएगा सी, 42 हो जाएगा बी, 67 का सी, 18 हो जाएगा ए, 43 का बी, 68 का बी, 19 का ए, 44 का डी, 69 का सी, 20 का सी, 45 का बी, 70 का डी। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में करा दूंगा। 21 का सी, 46 का बी, 71 का बी, 22 का सी, 47 का बी, 72 का सी, 23 का सी, 48 का सी, 73 का बी, 24 का ए, 49 का सी, 74 का ए। आप देखिए 25 का ए, 50 का बी, 75 का सी। दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 80 नंबर का रहता है। जी हाँ, तो 80 नंबर क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिसमें हम आपको 80 क्वेश्चन का यानी कि 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया हूँ। आप लोग को सिर्फ 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, 80 में 80 नहीं बनाना, नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा। चलिए आप देखते हैं खंड ब, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, खंड ब। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको सेंटअप क्वेश्चन का यानी कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन ओरिजिनल अपलोड कर रहा हूं। आप लोग को मैं इस लगा कर तीसरा सब्जेक्ट अपलोड कर रहा हूं। पहला था साइंस, दूसरा हिंदी और तीसरा है सोशल साइंस। आप लोग को इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम तक। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जो 9th 10th जो 9th 8th 7th में है उन लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसके लिए आप लोग उन लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखते हैं
पहला क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है। क्या कहता है मेटरनिक युग क्या है, व्हाट इज मेटरनिक युग, व्हाट इज मेटरनिक एरिया। तो चलिए देखिए, कहता उत्तर देखिए, वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनयिक क्या कहता राजनायक यानी कि राजनायक था यानी कि वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनायक था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वोसर्वा बन गया। उसने यूरोपीय राजनीति यानी कि यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग समझ गए होंगे मेटरनिक युग क्या है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या, व्हाट इज हो ची मिन्ह रोट क्या है, रोट यानी जिसको हम रोट बोलते हैं, रोट। तो देखिए उत्तर, हो ची मिन्ह मार्ग होनाई क्या, हनोही से प्रारंभ होकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है। यानी कि होची जो है, होची चीन मार्ग जो हनोई से प्रारंभ होकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कहता है निरुद्योगीकरण। क्या कहता है निरुद्योगीकरण से आप क्या तात्पर्य है, यानी कि आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन दीजिए। देखिए निरुद्योगीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब काल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। समझ गए निरुद्योगीकरण क्या थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जी हाँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमि का वर्णन करें। क्या कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमि के वर्णन करें। चलिए वर्णन करते हैं। वर्णन है यानी कि इसका आंसर है जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रथा का शासक बना। क्या कहता है विलियम प्रथम प्रथा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रथा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। यानी कि जो है चांसलर ने क्या किया, बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रथा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण का क्या करना चाहता था, तो यानी कि जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो पर ऑस्ट्रेलिया क्या कहता, पर ऑस्ट्रेलिया उसका विरोध कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया जो उसका विरोध कर रहा था जब बिस्मार्क के प्रथा में नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, तब जो है ऑस्ट्रेलिया उनका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो बिस्मार्क जर्मन क्या कहता था, बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। यानी कि बिस्मार्क जर्मन जो है एकीकरण के लिए सैन्य यानी कि सैनिक बल को समझता था, यानी कि सैनिक शक्ति के महत्व को समझता था। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। इसके लिए वो क्या किए थे, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किए थे। क्या किए थे, अवलंबन किए थे। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। उसने क्या किए थे, अपने देश में यानी कि अनिवार्य जो होता आवश्यकता रूप से यानी कि सैनिक का जो है सेवा होता उसको लागू कर दिए थे। तो बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रथा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रथा ऑस्ट्रेलिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रथा का क्या किया, यानी कि सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण से प्रथा क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क यानी कि डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। आप लोग समझ गए होंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कैसे किए और क्या भूमिका था। चलिए दोस्तों अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कराएंगे, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। देखिए कहता 5 नंबर क्वेश्चन है दल बदल विरोधी का कानून से क्या आप समझते हैं। क्या कहता है दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका हम सटीक उत्तर देते हैं। देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूचित के क्या कहता, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के एक भाग के
रूप में 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। क्या पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के बाद दल बदलने से रोकना है। आप लोग समझ गए? यानी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के एक भाग के यानी कि रूप में 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। क्या किया गया था? 1985 में जो है दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 10वीं अनुसूची के एक भाग के रूप में। तो दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या किया था? निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने के बाद दल बदलने से रोकना है। यानी कि जो व्यक्ति अगर निर्वाचित हैं, जीत गए हैं, वो आप दल नहीं बदल सकते हैं। जी हाँ, तो दल नहीं बदल सकते हैं। यही था दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में क्या कहता है? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्या कहता है? बिहार में हुए छात्रों के प्रमुख आंदोलन क्या थे? तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर है मार्च 1974 में। क्या कहता है? मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खदानी की कीमती में हुई वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार से खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जिसे छात्र आंदोलन से जाना जाता है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय क्या कहता है? भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। तो चलिए देखते हैं। संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताएं। संघीय शासन की क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाई के बीच बांट जाती है। क्या कहते हैं? बांट जाती है। समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, यानी कि दोबारा सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके हथियार में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, तथा दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है जिनकी अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व विशेष होते हैं। समझ गए? संघीय शासन की विशेषताएं 2 है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। कितना? 2 सरकार होती है, जिसमें एक केंद्रीय सरकार होती है और एक होती है क्षेत्रीय सरकार, जो अपने क्षेत्र का अधिकार अपने हाथ में रखते हैं। अब चलिए तीसरा नंबर महत्व देखते हैं। तीसरा नंबर महत्व है, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, यानी कि सब कुछ होते हैं और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। यानी कि अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी होते हैं। चलिए चौथा नंबर है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर क्या करता है? शासन करती है, यानी कि शासन करती है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है, नागरिकों क्या कहता है? नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। क्या होती है? नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी, अपने क्षेत्र के भी और राष्ट्र के भी होते हैं। अब चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। दोहरे स्तर पर शासन की व्यवस्था क्या होती है? एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। 7 नंबर, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं, इसलिए यह दोनों सरकारों के अधिकार और शक्तियों का मूल स्रोत होता है। इसलिए क्या होता है? ये दोनों के स्रोत होते हैं, यानी कि शक्तियों के मूल स्रोत होते हैं। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर, संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। समझ गए? संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। आप लोग भाली भांति ही जानते हैं। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता समावेशी क्या कहता है? समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है? समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है, कहता है एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को
समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो। समान रूप से प्राप्त हो अर्थात सभी वर्ग, क्षेत्र, प्रांत के व्यक्तियों का बिना भेदभाव एक समान विकास के अवसरों के साथ साथ होने वाला देश का विकास ही समावेशिक विकास कहलाता है। समझ गए दोस्तों, समावेशिक विकास ही कहलाता है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, अब सब्जेक्टिव करा रहे हैं। आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। चलिए इसका देखिए आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक यानी कि मौद्रिक या बाजार मूल्य, जबकि देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक यानी कि जिसको मुद्रा बोलते हैं यानी कि मुद्रा बोलते हैं, मौद्रिक को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहा जाता है। समझ गए दोस्तों, जीएनपी कहा जाता है। आप लोग को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, जीडीपी और जीएनपी दोनों को मैं बता दिए हैं। अब चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, कहता है बिहार के क्या कहता है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है, तो चलिए देखते हैं इसका। कहता है बिहार के दक्षिण भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। दक्षिण बिहार के प्रमुख जिले रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना इत्यादि में सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ वार्षिक औसत वर्षा उत्तरी बिहार के अपेक्षा काफ़ी कम है। क्या होता है, काफ़ी कम होता है बिहार के उत्तरी भाग में। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। समझ गए दोस्तों, धात्विक खनिज क्या होते हैं, कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में ये विशेषता नहीं पाई जाती है। अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते हैं, न ही चमकीले होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है, इन्हें धात्विक यानी कि इन्हें धात्विक पीट कर तार बनाया जा सकता है। इन्हें पीट कर तार बनाया जाता है, यानी कि धात्विक को जो है पीट कर हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, किंतु अधात्विक को हम पीटने पर वह चूर चूर हो जाते हैं। अधात्विक जो है उसको हम पीटेंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। समझ गए अंतर। अब देखिए, खनिजों के संरक्षण को उपायों का उल्लंघन कीजिए। संरक्षण को खनिज को उल्लंघन कीजिए। अब देखिए है उल्लंघन इस प्रकार है, नहीं, खनिज संसाधन और खदान का संरक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निम्न प्रावधान किए जाने हैं। खनिज संपदा का नियंत्रित उपयोग किया जाए, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए, कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए और इनके स्थान पर ईंधन की खोज की जाए, जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। खनिजों के उपयोग के बाद स्क्रैप को व्यर्थ न फेंक कर उनका बार बार उपयोग किया जाए। खनन कार्य में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए। खनन कार्य पूर्व नियोजित और उन्नत तकनीकी द्वारा किया जाए। आप लोग गौर से सुनिए। खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल तथा कोयले के क्षेत्र में लगने वाली आग से बचाव का पूर्ण प्रावधान किया जाए। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 है, खनिज पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसके खनन के लिए सरकार की स्पष्ट, कठोर नीति होनी चाहिए। कम मात्रा में उपलब्ध खनिज के स्थान को विकल्प तलाश की जाए। अब चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहलाता है। उद्गम केंद्र, जहां से उद्गम यानी कि उत्पन्न होता है भूकंप, जबकि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी की सतह यानी कि अर्थ सरफेस पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। समझ गए हो दोस्तों, भूकंप के अधिकेंद्र, केंद्र के बीच अंतर और केंद्र के बीच अंतर। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जो सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं। चलिए, सुनामी एक जापानी शब्द है। क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाही लहरें होता है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ जो है बंदरगाही लहरें होता है। आंतरिक आंतरिक और विपरांतरिक शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें कठोर उठती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। जब सागर के तल पर 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है तब सुनामी होती है। आप लोग समझ गए सुनामी क्या होते हैं। तो सोशल साइंस का जितना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब मैं करा दिया हूँ इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को बैठकर आराम से बिना स्किप किए हुए या वीडियो को रोक कर आप टोटल आंसर लिख लीजिए। जिसका एग्जाम हो गया वो आंसर मिला लीजिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो लिख कर जाइए और छाप दीजिए आराम से। जी हाँ, तो छाप दीजिए। तो इसी तरह के आप लोग वीडियो पाने के लिए यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड 10th क्लास के रिलेटेड हम इस चैनल पर मॉडल सेट भी कराएंगे। जितना भी मॉडल सेट है सब सेट कराएंगे। सरकारी मॉडल सेट के क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जी हाँ, तो सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे भी हेल्पफुल मिलेगा, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे की वीडियो बनाने में मुझे मनोबल बढ़ा रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और सब्सक्राइब धड़ाधड़ कीजिए। देखिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा और धड़ाधड़ मैं इस चैनल पर अच्छा से अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।